हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। अब तक हमने पढ़ा वो देखिए, हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। उसके बाद वो इसलिए हुआ क्योंकि पीपल एक सॉवरन स्टेट चाहते थे जहाँ पे मोनार्की ना हो और जो गवर्नमेंट हो सिटीजन सेंट्रिक हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आइडियाज़ जो था वो लिबर्टी का स्प्रेड हुआ और एक नेशनल असेंबलीज़ को क्रिएट किया गया जहाँ पे ओथ लिए गए और जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उनको ये टास्क दिया गया कि वो एक यूनिफॉर्म लॉ को प्रिवेल करे। यूनिफॉर्म वेट और मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था मिशन, ये फ्रांस नेशन से बाहर नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ले जाया गया और जनरली वो जहाँ भी डेस्पोटिक गवर्नमेंट्स थे वहाँ पे वो चाहते थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेस पे ही वहाँ पे भी आइडियाज़ और लिबर्टीज़ को स्प्रेड किया जाए। फ्रेंच आर्मी ने हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इटली इन कंट्रीज़ में 1780s तक अपनी आर्मीज़ को भेजना शुरू कर दिया था। इसी सीरीज़ में आगे चलते हैं। नेपोलियन ने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था उसके लिए वो काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन नेपोलियन की सबसे बड़ी जो गलती थी वो ये थी कि उसने डेमोक्रेसी जो कि बेस था जिसके लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि उसने सिविल कोड 1804 उसने इंट्रोड्यूस किया जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं और बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस थे उसको भी उसने ख़त्म कर दिया। इसी सीरीज़ में आगे चलते हैं। जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन वर्कर्स यानी बिजनेस क्लास मिडिल मैन थे, इन सभी के लिए उस एक स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस। इससे हुआ यूँ कि एक यूनिफॉर्म वेट सिस्टम थ्रू आउट द टेरिटरी होने की वजह से एक्सचेंज सिस्टम जो था गुड्स का वो आसान हो। इसी सीरीज़ में हम देख रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम देखते हैं कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की नेशनलिज्म यूरोप में कैसे बना और कैसे प्रिवेल हुआ। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे। मैंने पहले चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है, आप उस चैप्टर में पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। तो ये कुछ डेट्स हैं जिस डेट्स को आपको रिवाइंड करवाए जा रहे हैं। ये 1797 की डेट है जब नेपोलियन ने इटली में इन्वेजन की और यहाँ से नेपोलिक वॉर की शुरुआत। 1815 नेपोलियन जो था वो हार गया वाटरलू की लड़ाई में। उसके बाद वीना पीस सेटलमेंट हुआ। उसके बाद कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसको भी हम देखेंगे कि 21 में इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ ग्रीक में। 48 में यूरोपियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। यूरोपियन रिवॉल्यूशन आर्टिजन्स थे, इंडस्ट्री थी, वर्कर्स, पीजेंट्स, रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। इकोनॉमिक हार्डशिप थी क्योंकि इकोनॉमिक देखिए जब इकोनॉमिक हार्डशिप होती है ना तो लोग सर्वाइवल के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो ये सब कंट्रीज़ थी यूरोपियन की जिन्होंने अपने नेशंस की मांग की। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम देखेंगे। 59-70s में यूनिफिकेशन इटली का हुआ। 71 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। उसके बाद 1905 में हब्सबर्ग ऑटोमन एम्पायर जो थी उसकी नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन हब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर। चलिए इस सीरीज़ में हम आगे शुरुआत करते हैं चैप्टर का। तो जैसे कि हमने देखा कि जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड थे वो काफ़ी किंगडम्स में डिवाइड। वहाँ पे जो रूलर्स थे वो एक ऑटोनॉमस टेरिटरी में अपना रूलिंग था उनका। उसके बाद वहाँ पे ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ वो होती है जहाँ पे सिंगल रूलर रूल कर रहा होता है। तो ये टेरिटरीज जो थी वहाँ पे आइडेंटिटी जो थी वो शेयरिंग
आइडेंटिटी सिमिलर नहीं थी। मीन्स पीपल्स जो थे अलग अलग विचारधारा के थे, अलग अलग सभ्यता कल्चर्स को अपनाते थे, तो इस वजह से सब कुछ अलग अलग था। जो लैंग्वेज थी वहाँ की, वो लैंग्वेज भी डिफरेंट डिफरेंट बोलते थे वो। तो हब्सबर्ग एम्पायर जो था वहाँ उनका रूलिंग था ऑस्ट्रिया हंगरी की। उसके बाद उनके अल्पाइन रीजन भी इंक्लूड होते थे, जो टैलोर, ऑस्ट्रिया, सडेनलैंड स्पीकिंग। इसके बाद इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस लैम्बॉर्डी और वेनेतिया भी इसी का हिस्सा थे, हंगरी इसका हिस्सा थे। तो ये एक वो रीज़न बताए गए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स जो थे रूल करते थे। ये आप ये देख लीजिएगा कि अब हमारा क्वेश्चन जो आता है, जो मेन क्वेश्चन है कि हाउ डिड द नेशनलिज्म आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और नेशनल स्टेट इमर्ज। तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये नेशनलिज्म आया। एरिस्टोक्रेट्स एंड न्यू मिडलमैन्स, इसके बारे में देखते हैं। तो सोशली और पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो एक डोमिनेट एरिस्टोक्रेट्स जो थे, उनकी कॉमन वे ऑफ लाइफ होने की वजह से वो उनकी यूनिटी ज़्यादा थी। स्टेट्स के मैक्सिमम लैंड और हाउसेस को वो ऑन करते थे। उनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी। उनका पर्पस था कि इस लैंग्वेज के थ्रू सोसाइटी में डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी लेवल को फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और उनका ये मानना था कि इसके थ्रू हम हाई लेवल ऑफ डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी प्रोफाइल्स को मेंटेन कर सकते थे। कभी कभी ये एरिस्टोक्रेट्स फैमिली मैरिज के थ्रू भी इनका टाई अप होता था। लेकिन जो पावरफुल एरिस्टोक्रेट्स थे वो न्यूमेरिकली स्मॉल थे। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी उनकी वो पीजेंट्स से थी। लेकिन जो बल्क ऑफ लैंड जो होते थे वो टीनेंट्स और स्मॉल ऑन फार्मर के द्वारा फार्मिंग किए जाते थे वेस्ट साइड में। लेकिन ईस्टर्न साइड में देखें तो लैंड्स जो थे वो सेंट्रल पैटर्न पे होल्ड किए जाते थे, जिसको सर्फ के द्वारा कल्टिवेटेड किया जाता। वेस्टर्न और सेंट्रल जो यूरोप था उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड जो थे, ग्रोथ टाउन में जो ग्रोथ थी, और कमर्शियल क्लासेस जो थे वो भी एग्जिस्टेंस में थे, और उनका काम था मार्केट बेस्ड प्रोडक्शंस को बढ़ाना। इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, जैसा कि सबको पता है, सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी में। लेकिन जो फ्रांस और जर्मनी के हिस्से थे वहाँ पे वो 19th सेंचुरी में आए। इस दौरान न्यू सोशल ग्रुप्स अपनी एग्जिस्टेंस में आए। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एग्जिस्टेंस में आया। मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सब अपने एग्जिस्टेंस में आए। लेकिन ये जो ग्रुप्स थे जो एग्जिस्टेंस में आए ये काफ़ी स्मॉल नंबर में थे टिल 19th सेंचुरी तक, और ये एजुकेटेड थे, लिबरल मिडिल क्लासेस थे, और ये नेशनल यूनिटी आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे। और इनका ये मानना था कि एबॉलिश होना चाहिए एरिस्टोक्रेसी के जो प्रिविलेजेस हैं जिसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है। तो उनका ये मानना था इस तरह की चीज़ें को, प्रिविलेजेस को ख़त्म किया जाना चाहिए। अब ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है? देखिए, लिबरल नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो नेशनल यूनिटी का था, और ये 19th सेंचुरी यूरोप में आया। और इनका ये आइडियोलॉजी था लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो वर्ड है वो एक लिबर लैटिन रूट से है जिसका मतलब होता है फ्री, और मिडिल लिबरलिज्म जिसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। पॉलिटिकली यदि देखा जाए तो इसका एम्फेसिस होता है, एम्फेसिस मीन्स ये इनका जो मेन आइडिया जो होता है वो होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है कि सलाह मशवरा से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन
आने के बाद लिबरलिज्म जो था उसने एटोक्रेसी के एंड कर दिया, क्लरिकल प्रिविलेजेस जो ख़त्म कर दिए और कॉन्स्टिट्यूशंस और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स को स्टैब्लिश किया। 19th सेंचुरी में देखा जाए तो उन्होंने स्ट्रेस किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आप ऑन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है राइट टू वोट। तो इसकी बात करेंगे। अब देखिए, इक्वालिटी तब तक नहीं आएगी जब तक कि आपको यूनिवर्सल सरफेस यानी कि वोटिंग राइट्स आपको नहीं दिया जाता है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में इसी चीज़ की बात की गई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसी फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जो लिबरल डेमोक्रेसी का हुआ, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे और जितने भी फीमेल्स थे उनको इनिशियली पॉलिटिकली राइट्स नहीं दिए गए, उनको एक्सक्लूड रखा गया था। उस वक्त ये बिलीव था कि जैकोबियन डिड ऑल अडल्ट मेल एंजॉय सफ्रेज। जैकोबियंस जो हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के पॉलिटिकल पार्टी बनी है, वो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ अडल्ट मेल्स जो थे वो सरफेस यानी वोटिंग राइट्स को एंजॉय करते थे। इसके बाद हमने देखा कि नेपोलियन कोड जब आया तो उसने इस वोटिंग राइट्स को और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया और जो फीमेल्स थे, वुमेन्स थे, उनके स्टेटस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया और उनके जो वोटिंग राइट्स थे वो पहले से ही नहीं थे, लेकिन जो उनके प्रॉपर्टी राइट्स थे वो और रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए और अथॉरिटी जो थी वो फादर को दे दी गई और हस्बैंड को दे दी गई। तो 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में जो फीमेल्स जो थे वो फीमेल्स जो थे फीमेल एंड नॉन प्रॉपर्टाइज यानी कि फ़ीमेल जो थे और 19th और 20th सेंचुरी में फ़ीमेल जो थे और नॉन प्रॉपर्टाइज मैन यानी कि जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि वो अपनी डिमांड्स रखेंगे ताकि उनके इक्वल राइट्स को प्रमोट किया जा सके। इन इकोनॉमिक स्फेयर में यदि हम देखें तो लिबरलिज्म का मतलब होता है इकोनॉमिक फ्रीडम, जैसे कि एबॉलिश ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स। मीन्स मार्केट में मोनोपोली नहीं होना चाहिए, आपका गुड्स और कैपिटल मूवमेंट्स वेरी इजीली होना चाहिए। कोई भी यदि ट्रेड करना चाहता है तो वो कर सकता है, तो उसी के लिए कहा गया है। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो थे उसके बारे में देखते हैं। तो जो नेपोलियन था उसने स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ कॉन्फेडरेशन 29 स्टेट्स में लागू किए। यानी कि नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के तौर पे जो कॉन्फेडरेशन थे 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट्स को स्मॉल स्मॉल काउंट्स में डिवाइड कर दिया और उन सबको अपनी एक खुद की करेंसी दे दी, खुद के वेट दे दिए, मेजर्स दे दिए, एक स्टैंडर्ड दे दिया। एक मर्चेंट जो कि 1833 में हाम्सबर्ग से न्यूमरबर्ग गया था अपने कुछ आइटम्स को सेल करने के लिए, तो उसको 11 कस्टम टैक्स बैरियर देना पड़ा और हर बैरियर पे उसको 5% कस्टम टैक्स देना था, और ये उनके वेट के हिसाब से था। यानी कि ये उनके वेट के हिसाब से इस कस्टम को रखा गया। यानी कि सपोज़ करिए 39 कन्फेडरेशन यदि मैंने बनाया है और मैंने वहाँ पे खुद की करेंसी दे दी है कि आप सब अपनी करेंसी रखिए, और यदि उनका वेट भी अलग अलग है, तो अब आप यदि किसी एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में होते हुए उन स्टेटों में से होते हुए जा रहे हैं तो आपको वहाँ का कस्टम पे करना पड़ेगा वहाँ के स्टैंडर्ड्स और मेजर्स के हिसाब से। तो कहीं पे आपको 5% देना पड़ेगा, कहीं आपको 3% देना पड़ेगा, कहीं आपको 10% देना पड़ेगा। तो ये उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे। उसी स्टैंडर्ड्स को थोड़ा और अच्छे समझने के लिए आप देख सकते हो कि जो क्लोथिंग पैटर्न था, है ना, उसमें देखोगे 54.7 सेंटीमीटर का क्लॉथ 55.1 सेंटीमीटर में था। नेमरबर्ग में यही 65.6 सेंटीमीटर का था और फेयरबर्ग में ये 53.5 सेंटीमीटर का था। तो समझ पा रहे हैं कि
साइज़ जो है वो वैरी कर रहा है, और साइज़ जब वैरी कर रहा है तो इसका मतलब यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है। तो इस तरह की जो व्यूज़ होते हैं ना, इस तरह की जो कंडीशन होती है, ये ऑब्स्टेकल होती है, हर्डल होती है इकोनॉमिक एक्सचेंज में। इससे क्या होता है कि इससे क्या हुआ कि एक नए कमर्शियल क्लास का ग्रोथ हुआ, और उसने ये आर्गू किया कि इकोनॉमिकली टेरिटरी को यूनिफाई क्यों ना किया जाए, और यही सब एक रीज़न रहा जिसकी वजह से नेशनलिज्म जो था वो यूरोप में फैला। तो 1834 में एक कस्टम यूनियन, जिसको जोल्वेरन बोलते हैं, उसको बनाया गया, और इनिशियली प्रशिया, जो कि उस टाइम एक कंट्री थी, और जर्मन स्टेट्स के लोगों ने, मीन्स जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया, और इन यूनियन ने ये डिसाइड किया कि जो टैरिफ बैरियर है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स को पार करने के लिए जो कस्टम टैक्स देना पड़ता है, वो बैरियर्स को ख़त्म कर दिया जाए। और उनका एक मानना था कि करेंसी की जो संख्या है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर दिया जाए। उनका ये मानना था कि 32% कर दिया जाए, यानी करेंसी, तो करेंसीज यानी कि आपने देखा 39 करेंसी थी, तो उनका ये कहना था कि सिर्फ 2 करेंसी कर दिया जाए। और उन्होंने क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए कहा, जो कि थ्रू आउट कंट्री पास होगी। इससे क्या होगा, मोबिलिटी, यानी कि लोग इकट्ठे होने स्टार्ट होंगे, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिकली वो नेशनल यूनिफिकेशन होगा, काफ़ी आसानी से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब होगा। तो ये सब बातें कही गई। चलिए आगे देखते हैं। 1815 के बाद कंजर्वेटिज़म क्यों आया? तो जैसा कि हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन आया, उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, नेपोलियन 1815 में डिफीट हो जाने के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने दोबारा से एक स्पिरिट आई कि क्यों ना 1789 से पहले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की जो स्थिति थी उसको दोबारा से रीस्टोर किया जाए। तो इसीलिए इसको कंजर्वेटिज़म बोला जाता है, मीन्स कि आप पुरानी प्रथा को ही बार बार चलाना चाहते हैं। तो कंजर्वेटिव ये बिलीव करते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, जो स्टेट्स होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, वो मोनार्की हो या चर्च हो या कोई सोशल हायरार्की या प्रॉपर्टी फैमिली, इन सब को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। मीन्स जो पहले जैसा था 1789 से पहले, वैसे ही अब दोबारा से रीस्टोर कर देना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू सोसाइटी एंड प्री रिवोल्यूशनरी डेज, दे रियलाइज फ्रॉम चेंज इनिशिएटिव बाय, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कंजर्वेटिव जिनको रियलाइज़ हुआ कि नेपोलियन ने जो चेंज किया है, तो इससे क्या होगा, इससे मॉडर्नाइजेशन के तौर पे इनफैक्ट स्ट्रेंथन किया जा सकेगा मोनार्की को। मतलब कि कंजर्वेटिविज्म में कुछ लोग ये चाहते थे कि जो ओल्ड फैशन है, ओल्ड ट्रेडिशन है, ओल्ड इंस्टीट्यूशन, चर्च, मोनार्की, हायरार्की, सोशल हायरार्की एंड प्रॉपर्टी और फैमिली राइट्स जो हैं उसको रिस्टोर कर दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे कंजर्वेटिज़म जिनको ये मानना था कि इनफैक्ट जो नेपोलियन ने जो मॉडर्नाइजेशन किया है उससे हमें ही फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी पहले वाले मोनार्कियल स्टेट, जो मोनार्की की स्ट्रेंथ है, इनफैक्ट वो ट्रेडिशनली स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पावर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये स्टेट्स को ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करने से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। यदि हम मॉडर्न लाइन पे आर्मी बनाएं तो हम एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स कर सकते हैं, डायनेमिक इकोनॉमिक कर सकते हैं, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म कर सकते हैं, और सर्फडम could strengthen the autocratic monarchies of यूरोप। मीन्स इनका ये मानना था कि जो मॉडर्नाइजेशन है ना उसको आप एक्सेप्ट करिए, कुछ कंजर्वेटिज़म
कंजर्वेटिव्स का मानना था कि मॉडर्नाइजेशन को आप एक्सेप्ट करिए, इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। आप मोनार्की दोबारा रीस्टोर जब करेंगे तो मॉडर्न लाइन पे करेंगे तो इससे आपकी ही एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। इससे क्या है कि आप अच्छे से गवर्नमेंट्स को चला सकते हैं पावरफुल तरीके से। कंजर्वेटिज़म का मतलब क्या होता है? एक पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है कंजर्वेटिविज़म का, जिनका ये मानना होता है कि ये ट्रेडिशनली काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। इनका पुराने इंस्टीट्यूशंस पे, कस्टम्स पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास होता है और ये प्रेफर करते हैं, मीन्स ये प्रेफर करते हैं कि ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। मीन्स दुनिया धीरे धीरे बदलनी चाहिए, मीन्स बहुत जल्दी से नहीं बदलनी चाहिए। तो 1815 में यूरोपियन पावर्स एक साथ आई। एक साथ क्यों आई? क्योंकि उस टाइम नेपोलियन जो था वो सभी कंट्रियों में जाके इन्वाइट कर रहा था और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के नेशनलिज्म को वो फैला रहा था, स्प्रेड कर रहा था। तो यूरोपियन पावर्स उस टाइम सभी ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो उस टाइम नेपोलियन पावर को हराने में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, जिन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियंस को डिफीट किया। और फाइनली एक वीना कन्वेंशन हुआ जिसमें यूरोपीय पावर को सेटलमेंट्स किया गया, जिसको होस्ट किया गया था ऑस्ट्रेलियन चांसलर डूक ने। ठीक है, तो डूक ने इसको होस्ट किया था। इसको ट्रीटी ऑफ वीना के नाम से जाना जाता है। तो आपको ट्रीटी ऑफ वीना याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रीटी है। और ये ट्रीटी कब हुई थी? तो नेपोलियन वॉर के डिफीट होने के बाद हुई थी। तो जैसा हमने देखा 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त जो वहाँ पे डायनेस्टी थी वो थी बरबॉन डायनेस्टी। वहाँ उसकी पावर को दोबारा नेपोलियन के हारने के बाद रीस्टोर कर दिया गया। जो फ्रांस था, फ्रांस जो था उसके अंदर में जितनी भी टेरिटरीज़ आई थी, यानी कि नेपोलियन ने क्या किया था, इन्वाइट करके दूसरी कंट्रीज़ की, दूसरे स्टेट्स के जो टेरिटरी थी उनको उन्होंने एनेक्स कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो उसको उन्होंने वापस ले लिया, जिससे फ्रांस की अपनी टेरिटरी को लॉस करना पड़ा। और इससे क्या हुआ कि इससे फ्रांस जो था ना वो फ्यूचर में कभी एक्सपेंशन पॉलिसीज़ को नहीं अपनाएगा। ये इस पॉलिसीज़ का मेन मकसद। इसके अलावा जो नीदरलैंड था, जहाँ किंगडम इसका बेल्जियम से लेके नॉर्थ में जिनेवा जो कि पीमॉन्ट साउथ में था, प्रशिया को इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज़ माना गया। वेस्टर्न फ्रंट लाइन में ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया गया इटली का। जो जर्मन कन्फेडरेशन में आपने देखा कि 39 स्टेट्स थे, जिसको नेपोलियन ने सेटअप किया था, उसको यूरोपियन यूनियन की जो पावर्स थी उन्होंने उसको टच भी नहीं किया, क्योंकि वो फ्रांस का हिस्सा था और वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस को वो कब्जा करे, और वो नहीं चाहते थे कि वहाँ के जो पीपल्स हैं वो दोबारा से इन्वोक हो जाएं, यानी भड़क उठें। इसके अलावा ईस्टर्न साइड में यदि आप देखें तो रशिया को पोलैंड दे दिया गया, जबकि प्रशिया को सक्सोनी का पोर्शन दे दिया गया। इंटेंशन सिर्फ इतना था कि जो मोनार्की जो ख़त्म हो गई है उस मोनार्की को हमें दोबारा से रीस्टोर करना है, ताकि हम नेपोलियंस के द्वारा बनाए गए सिस्टम्स को ओवरथ्रो कर सकें। मकसद सिर्फ इतना था। उसके बाद कंजर्वेटिव रेजिम जो आया, गवर्नमेंट जो 1785 के बाद बनी, वो एक ऑटोक्रेटिक थी। ऑटोक्रेटिक का मतलब वही होता है कि सिर्फ सिंगल रूलर जो है वो रूल करता है आपके ऊपर। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। और जब सिंगल रूलर आप पे रूल करेगा तो आप उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं। डिसेंट यानी कि आप जो उसके अगेंस्ट बोलते हैं वो नहीं बोल सकते हैं। और आपकी एक्टिविटीज़ जो थी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है और आपकी लेजिटिमेसी ख़त्म कर दी जाती है। आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं सरकार से, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से।
और ऐसी गवर्नमेंट क्या करती है, सेंसरशिप इम्पोज कर देती है। सेंसरशिप क्या होता है, सेंसरशिप का मतलब होता है कि न्यूज़पेपर और बुक्स और प्लेज, सॉन्ग्स, इनमें आप अपने अकॉर्डिंग से कुछ भी नहीं पब्लिश कर सकते हैं, आपको पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंसरशिप लॉ बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है कि आइडिया ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम्स को बड़ा अफेक्ट पड़ता है। मीन्स आइडिया ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम जो है वो इससे काफ़ी नुकसान होता है। इससे मॉडर्न डेमोक्रेसी को इससे नुकसान होता है, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन पर्पज़ था। तो जो इंस्पायरेशनल आइडियाज़ जो लिबरलिज़म का था, वो मेमोरी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि अब तो नया गवर्नमेंट भी सेटअप हो चुका था। तो लिबरल नेशनलिज्म हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। उसके बाद देखते हैं रिवोल्यूशनरीज़। रिवोल्यूशनरीज़ देखते हैं, रिवोल्यूशनरीज़ कौन कौन थे जिन्होंने कुछ स्टेप्स लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो 1850 में ये फियर ऑफ रिप्रेशन डॉ मैनी लिबरल नेशनलिज्म अंडरग्राउंड। अब देखिए क्या हुआ कि मोनार्कियल को रिस्टोर किया गया और एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। तो मोनार्की और ऑटोक्रेटिक में देखिए डिफरेंस ये होता है कि मोनार्की जो होती है वो एक मोनार्कियल गवर्नमेंट में क्या होती है कि एक फैमिली रूलिंग फैमिली होती है, और जो आपका ऑटोक्रेटिक है उस ऑटोक्रेटिक में होता क्या है कि फैमिली रूलिंग नहीं होती है, उसमें सिंगल पर्सन रूलिंग होता है। उसके बाद है रिवोल्यूशनरी एट द टाइम मीन कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्कियल फॉर्म। तो अल्टीमेट वो क्या चाहते थे कि मोनार्की जो थी वो ख़त्म की जाए, जो रीस्टोर कर दी गई है मोनार्की को। वो चाहते नहीं थे कि मोनार्की दोबारा से वापस लाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, रिवोल्यूशनरी पाथ को चुनना बेहतर समझा और उन्होंने रिवोल्यूशनरी तरीके से स्टेप्स लेने स्टार्ट किए ताकि फ्रीडम स्ट्रगल्स को बढ़ावा मिल सके। ऐसी ही एक स्टोरी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ये स्टोरी है आपके गोसेप माज़नी की। गोसेप माज़नी जो था वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरीज था और इनका जन्म जिनेवा 1807 में हुआ था और ये सीक्रेट मेंबर सोसाइटी के हिस्सा थे जो कि करबोनारी में थे। सिर्फ 24 एज में उनको एग्ज़ाइल कर दिया गया। एग्ज़ाइल का मतलब होता है देश निकाला, यानी कि आप यदि गलत एक्टिविटी करते हैं तो देशद्रोह का मुकदमा आप पे लगा के। तो जनरली उस वक्त ये था कि इनको स्ट्रगल का हिस्सा बनना था और इनको किसी तरह लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल दिलाना था। तो गवर्नमेंट ने इनके इस प्रयास को रोकने के लिए उनको एग्ज़ाइल कर दिया गया। तो 1831 में उन्होंने एक अटैम्प्ट किया रिवोल्यूशनरी का लिगोरिया में इन्होंने प्रयास किया कि किसी तरह हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं और इसीलिए उन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें पहला सोसाइटी था यंग इटाल। इसमें पहला अपने सीक्वेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाए। जिससे पहला सोसाइटी था यंग इटली ऑफ मर्सलीज और दूसरा उन्होंने बनाया यंग यूरोप इन बर्नेल। तो इन दोनों का पर्पज़ यही था कि सीक्रेट सोसाइटी को बढ़ावा देना है। तो ये क्या करते थे, लाइक माइंडेड पीपल, अपने जैसे यंग पीपल जो कि पोलैंड से थे, फ्रांस, इटली, जर्मनी स्टेट से, उनको इस अंडरग्राउंड क्लब का हिस्सा बनाते थे। माज़नी ये मानते थे कि गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिटी ऑफ माइंड काइंड। मीन्स जो भगवान है उनका ये मानना है कि जो नेशन है वो सभी लोगों के लिए समान है, यह किसी एक का नेशन नहीं है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू पैच वर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। इसलिए इटली तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता कि वो इन ऑटोक्रेटिक लोगों की बात माने, है ना, और उनके छोटे छोटे स्टेट्स के छोटे छोटे हिस्से में स्टेट्स को फ्रेगमेंटेड फॉर्म में बना दे। वो ही चाहते थे कि एक सिंगल यूनिफाइड स्टेट्स हो रिपब्लिकन के तौर पे, वाइडन अलायंस ऑफ द नेशन, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स मिलके जो एक बड़ा यूनिफाइड नेशन बनाए ताकि
इसका फ़ायदा एक यूनिफाइड स्टेट का, पावरफुल स्टेट का फ़ायदा सबको मिले। और ये यूनिफिकेशन तभी हो सकता था जब इटली को लिबर्टी दी जा सके। और लिबर्टी देने के लिए सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो इसी मॉडल पे जर्मनी में भी सेटअप की गई, फ्रांस में भी सेटअप की गई। मैजनी जो थे वो बहुत ज़्यादा अपोज करते थे मोनार्कियल सिस्टम को। वो ये चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन बनाया जाए। इसके बाद मेटरनिच डिस्क्राइब हिम एज ए मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। उनका ये मानना था कि ये तो सोशल ऑर्डर के बहुत बड़े डेंजरस एनिमी हैं, शत्रु हैं। उसके बाद चलते हैं, ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।